वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 5 यानी समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के जितने भी बेसिक्स या उसका जो भी परिचय है उसके बारे में सारी चीज़ें समझेंगे। और उसके बाद आगे आने वाली वीडियो में इसके प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं उनको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी यानी संख्याओं का ऐसा समूह या अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान अथवा नियत होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब है अगर मेरे पास दो या तीन पद है उनके बीच का अंतर हमेशा एक जैसा होना चाहिए, यानी या तो समान हो या क्या हो, नियत हो। यानी अगर एक संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो अगली संख्या बनेगी, उसके बाद उसमें वापस कुछ जोड़ा जाए तो जो बीच का अंतर है दो संख्याओं के बीच वो हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पिछली संख्या में एक नियत संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। यानी अगर मैं कोई संख्या है मेरे पास, अगर उसमें मैंने मान लो दो जोड़ा तो अगली संख्या में भी मेरे को कितना जोड़ना है, दो ही जोड़ना है। इस प्रकार हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद 13। यानी हर एक संख्या में अगर मैं दो जोड़ूं तो अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी एक में दो जोड़ा तो तीन मिला। इसी प्रकार अगर मैंने तीन में दो जोड़ा तो कितना मिला मुझे, पाँच। इसी प्रकार पाँच में दो जोड़ने पे सात मिलेगा, सात में दो जोड़ने पे नौ, नौ में दो जोड़ने पे ग्यारह, ग्यारह में दो जोड़ने पे 13। यानी सभी के जो बीच का अंतर है वो हमेशा क्या है, नियत है, यानी समान है। यानी कितना आ रहा है हमारे पास, दो आ रहा है। इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं इसके बारे में। दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से दस, दस से बारह, बारह से 14। यानी सभी के बीच कितने का अंतर है, दो दो का। यानी दो में दो जोड़ने पे चार बना। इसी प्रकार चार में दो जोड़ने पे छः। इसी प्रकार सभी में कितने का अंतर चल रहा है, दो दो का। यानी इनका सार्व अंतर एक समान है तो ये श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। चलो एक चीज और समझते हैं, सामान्य रूप। यानी समांतर श्रेणी का सामान्य रूप क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ पद दिए हुए हैं जो किसके अंदर है, समांतर श्रेणी में है। यानी A1, A2, A3, A4, A5 और AN। जो प्रथम पद है वो हमेशा क्या कहलाता है, A1 कहलाता है। उसके बाद द्वितीय पद है वो A2 कहलाता है। तृतीय पद A3 कहलाता है। अगला पद A4, A5। इसी प्रकार जो अंतिम पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। यानी A1 प्रथम पद हो जाएगा, AN उसका अंतिम पद हो जाएगा। यानी हमारे पास एक श्रेणी है, यानी सभी के बीच का अंतर कितने का है, हमारे पास दो दो का। यानी सार्व अंतर समान है। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। चलो जो प्रथम पद है उसको हम बोलेंगे A1। इसी प्रकार अगला पद क्या हो जाएगा, A2। इसी प्रकार अगला पद A3, A4, A5 और अंतिम पद क्या कहलाएगा हमारा, AN कहलाएगा। यानी पदों की संख्या कितनी हो, N। यानी हमें पता नहीं श्रेणी में कितने पद है। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तीसरे पद को A3 और अंतिम पद को AN से लिखा जाता है। उसके बाद अगला है सार्व अंतर यानी डी। यानी दो पदों के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। यानी हमारे पास क्रमागत यानी लगातार आने वाले दो पद, यानी 2, 4, 6, 8 है। यानी इनके बीच का डिफरेंस यानी अंतर कितने का है, दो का है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका सार्व अंतर कितना होगा, दो का होगा। डी को सार्व अंतर कहते हैं। यानी सार्व अंतर को किससे लिखा जाता है, इंग्लिश के अल्फाबेट स्मॉल डी से लिखा जाता है। जो धनात्मक यानी प्लस का भी हो सकता है, ऋणात्मक यानी माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी डी का मान प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अर्थात प्रथम पद A1 में डी जोड़कर AP प्राप्त की जा सकती है। यानी प्रथम पद मेरे पास A है, उसमें अगर मैंने क्या जोड़ा, D, तो क्या मिलेगा मुझे, अगला पद मिलेगा। इसी प्रकार A में मैंने
2d जोड़ा तो क्या मिलेगा मुझे द्वितीय पद। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, d के मान को 1 2 3 से गुणा करता जाऊंगा और अंतिम पद क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी, यानी एन में जितने भी पद है उसमें से एक क्या कर लेंगे, माइनस। जैसे मान लो हमारे पास एक श्रेणी है जो किसमें है, समांतर श्रेणी है। पहला पद क्या हो जाएगा, a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, इसी प्रकार अंतिम पद क्या हो जाएगा, a5, या हम इसको कह सकते हैं an, क्योंकि अंतिम पद कितना है हमारे पास, 10 है। चलो अगला पद कैसे मिला, अगर मेरे पास d कितना दिया हुआ है, 2 है, यानी मैं अगर प्रथम पद तो मेरे पास क्या हो गया, 2 हो जाएगा। अगर मेरे को a2 निकालना है, यानी a में क्या जोड़ दूंगा मैं, d, यानी a भी 2 है, d भी 2 है, यानी कितना हो जाएगा, 4, यानी दूसरा पद क्या मिलेगा, 4। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना तो a प्लस 2d, यानी 2 प्लस 2 इंटू 2, यानी 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। यानी इस प्रकार हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का उपयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक समांतर श्रेणी यानी एपी निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी प्रथम पद और सार्वअंतर वाली एक श्रेणी को ही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। यानी प्रथम पद a, अगला पद क्या हो जाएगा, a2 a प्लस डी, अगला a3 क्या होगा, a प्लस 2d, इसी प्रकार a4 क्या होगा, a प्लस 3d, और अंतिम पद क्या होगा इसका, a प्लस एन माइनस वन डी। एन का मतलब है पदों की संख्या, यानी समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, 6 9 12 15 एक समांतर श्रेणी में है। कैसे हैं, हमको पता है, जैसे हमको क्या निकालना हो, प्रथम पद a1 क्या होगा, a होगा, यानी प्रथम पद कितना है, 6 है। इसी प्रकार अगर a2 निकालना है, यानी a प्लस डी, a का मान कितना है, 6 है, दोनों का अंतर कितने का है, सभी के अंतर, यानी d का मान कितना हमारे पास 3 3 का है, यानी अगर मैं इसमें 3 जोड़ूं तो कितना मिलेगा मुझे, 9। इसी प्रकार a3 निकालना है तो a प्लस 2d, यानी 6 में अगर हमें 2 से गुणा करूं तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12, यानी हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी, 6 9 और 12। इसी प्रकार अगला पद हो जाएगा 15 और 18, यानी इस प्रकार हम समांतर श्रेणी के सभी पदों को ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी के प्रकार, यानी समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, एक तो परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी जब पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, यानी हमें पता हो कि एपी के अंदर कितने पद है, जैसे 5 10 15 20 और अंतिम पद कितना है हमारे पास, 100 है। इसका मतलब हमें पता है कि एपी के अंदर जितने भी पद है वो सीमित है, यानी इन्फिनिटिव नहीं है, उन सबको हम गिन सकते हैं। इसका उल्टा अपरिमित, यानी पदों की संख्या असीमित यानी अनंत हो, यानी हमें कुछ पद तो दे रखे हैं लेकिन हमें पता नहीं है डैश डैश, यानी पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, हमें अंतिम पद नहीं पता है। जब हमें प्रथम और अंतिम पद पता हो, इसका मतलब वो श्रेणी परिमित कहलाएगी। जब हमें प्रथम पद द्वितीय पद ये तो पता हो लेकिन अंतिम पद क्या होगा ये हमें नहीं पता हो, तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी। एपी का व्यापक रूप, यानी एपी को हम किस तरह से लिखते हैं, हमारे पास एक सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। चलो देखते हैं, ए एन का मतलब हमने समझा था, श्रेणी का क्या होगा, अंतिम पद कहलाता है। ए क्या कहलाएगा, उसका प्रथम पद कहलाएगा। एन यानी श्रेणी के अंदर पदों की कितनी संख्या है वो क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। डी क्या हो जाएगा, यानी सार्व अंतर, यानी दो पदों के बीच अंतर कितना है वो क्या कहलाएगा, उसका सार्व अंतर कहलाएगा। जब हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे तब इस सूत्र को और ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रथम पद ए सार्व अंतर डी वाली एपी का एन व पद व्यापक पद कहलाता है, यानी ये वाला जो सूत्र है वो क्या कहलाएगा, एपी का व्यापक रूप कहलाएगा। यानी हम इसको ए एन और एल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी ए एन की जगह हम क्या ले सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। अगला है एपी के एन पदों का योग। मान लो मेरे पास ये एपी दे रखी है, देखो सभी के बीच का अंतर समान है, इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है, यानी सभी के बीच किसका अंतर है, +2 का अंतर है।
तो हमें अगर इनके पदों की जोड़ पता करनी हो, यानी ये जितने भी पद हैं इन सब का योग क्या होगा, तो इसका योग ज्ञात करने का भी हमारे पास एक सूत्र है, एस एन। यानी टोटल पदों का योग कितना है उसको एस एन से लिखा जाएगा। एन यानी पदों की संख्या, उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, दो का। 2a प्लस एन माइनस वन और डी, ये क्या कहलाएगा, इसका एन पदों का योग। इस प्रकार हमारे पास एक सूत्र और बनता है। चलो ये कैसे बना इसको भी समझ लेते हैं। एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन और डी है। चलो हम क्या करते हैं, ये a दो बार है, इसको ए लिख लेते हैं, प्लस एन माइनस वन और डी। हमने एक सूत्र पढ़ा था इससे पहले वाले में, यानी व्यापक पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन और डी। यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो ए लिखूं, यानी क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी, या एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो ए एन लिखूँ या एल लिखूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एल। यानी एस एन का दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एल। ये क्या कहलाएगा, एन पदों का योग। अगला है समांतर श्रेणी। इसके अंदर कुछ चीजें दी है, यानी हमें अगर तीन पद दे रखे हो और किसी एक पद का मान ज्ञात करना हो तो हम किस सूत्र की सहायता से निकालेंगे, 2b बराबर a प्लस सी। यानी 2b बराबर a प्लस सी। अगर हमें b का मान पता करना हो तो हम क्या करेंगे, दो को कहाँ ले जाएंगे, नीचे। यानी b का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी बीच का मान। अगर मेरे पास a b c तीन पद है, अगर मुझे b का मान पता करना हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस सी को जोड़ के उसमें किसका भाग दे देंगे, दो का। इस प्रकार हम किसका मान निकाल सकते हैं, b का। चलो उसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। हमें किसका मान बताना है, m का, यानी बीच वाले पद का। तो अभी हमने पढ़ा था 2b बराबर a प्लस सी, यानी b की जगह कितना आ जाएगा m, a की जगह 10 और c कितना हो जाएगा माइनस का 2। यानी 2m बराबर, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी 2m बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी m बराबर 8/2। यानी m का मान कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। और दूसरा तरीका था, इन दोनों को जोड़ के, यानी 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 8। 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 4। यानी इस प्रकार भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 5.1 के पहले वाले सवाल का जो पहला है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी हमें बताना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर वो एपी है या नहीं है। एपी का मतलब है अगर दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है, अन्यथा वो एपी नहीं होगी। अब हमें केवल यही पता करना है कि अगर दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो वो एपी है, अन्यथा नहीं है। चलो पहला सवाल देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी अगर हमें कोई टैक्सी हायर करनी है तो जो पहला किलोमीटर हम चलेंगे, मान लो 1 किलोमीटर चलना है पहला, उसके लिए हमें कितने रुपए देने हैं, 15 रुपये देने हैं। उसके बाद मान लो मेरे को 1 किलोमीटर और चलना है तो हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 8 रुपये। यानी हर बार जितने किलोमीटर में एक्स्ट्रा चलूंगा उसके मुझे 8 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। यानी फिक्स किराया तो है 15 रुपये। मान लो कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, उसका पहले से किराया कितना है, 15 रुपये। उसके बाद मैं चलो 1 किलोमीटर और गया, यानी 11 किलोमीटर गया तो मुझे 8 रुपये और देने पड़ेंगे। अगर मैं 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया तो मुझे 8 + 8 यानी 16 रुपये देने पड़ेंगे। चलो इसको कैसे करेंगे, चलो लिखते हैं इसको। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया यानी कितना हो जाएगा, A1, यानी प्रथम पद कितना होगा, 15 होगा। इसी प्रकार द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, A2। यानी अगर मैं 15 में 8 रुपये और जोड़ूँ तो कितना मिलेगा, मुझे 23 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा हमारे पास, A3। यानी A3 बराबर कितना होगा, 23 में अगर मैं फिर 5 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास,
23 में मैंने अगर कितना जोड़ा, 5 नहीं जोड़ना, हमें 8 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार चौथे किलोमीटर का किराया, यानी हर बार मुझे 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कितना हो जाएगा, 31 में मैंने 8 जोड़ा, कितना हो गया, 39 हो गया। यानी हमारी एपी क्या होगी, पहला होगा 15, फिर होगा 23, फिर 31, फिर 39। यानी प्रथम पद तो A1, A2, A3 और A4। अब हमें डी का मान निकालना है। अगर डी का मान समान है तो हम क्या कह सकते हैं, ये एपी है, अन्यथा नहीं। यानी डी बराबर A2 माइनस A1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं। A2 है 23, इसमें से अगर मैं 15 घटाऊं तो कितना मिलेगा मुझे, 8 ही मिलेगा। इस प्रकार और डी निकालते हैं, A3 माइनस A2, यानी 31 माइनस कितना कर लेंगे, 23, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। इसी प्रकार A4 माइनस A3, यानी अगर 39 में से 31 घटाएं तो भी कितना मिलेगा, 8। यानी सभी का सार्व अंतर क्या है, एक समान है। तो हम कह सकते हैं दी गई सूची का सार्व अंतर समान है। दी गई सूची का सार्व अंतर समान है, समान है, अतः यह एपी है। यानी सभी के बीच का अंतर समान है, तो हम कह सकते हैं ये एक एपी है। चलो वापस समझते हैं। इसने बोला कि जो प्रथम किलोमीटर, मान लो 5, 10 कितने भी किलोमीटर है, हमें कितना रुपया देना, उसका 15 ही देना है। उसके बाद जितना भी हम अतिरिक्त चलेंगे उसके हमें 8 रुपये देने हैं। यानी प्रथम किलोमीटर का किराया A1 कितना हो गया, 15। इसी प्रकार A2 निकालना है तो मैं कितना जोड़ूंगा, 8, 23 हो गया। 23 में 8 जोड़ा तो 31 हो गया। 31 में 8 जोड़ा तो 39 हो गया। यानी हमारी एपी क्या हो गई, 15, 23, 31 और 39। 15 A1 हो जाएगा, 23 A2, 31 A3 और 39 A4 हो जाएगा। यानी डी का मान कैसे निकालेंगे, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस किया जाता है। यानी A2 माइनस A1, इसी प्रकार A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। 23 में से 15 गए तो भी 8। A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23 बराबर भी 8। यानी कम से कम हमें 3 पद पता होने चाहिए सार्वंतर निकालने के लिए, तब हम उसका सार्वंतर, अगर दोनों का समान है तो एपी है, अन्यथा नहीं। यानी दी गई सूची का सार्वंतर समान है, अतः ये क्या है, एक एपी है। आज का दूसरा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार निकाल देते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई बेलन है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। बार बार मैं अगर उसमें हवा भरता हूँ तो जो पहले की जितनी हवा भरी हुई है उसका 1/4 यानी 25% हवा बाहर निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, ये एपी है या नहीं है। चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता है तो हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जिसे हम इसका मान निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा था, कम से कम अगर एपी के हमें 3 पद पता है तो हम डी का अंतर निकाल सकते हैं। कम से कम 3 पद चाहिए, यानी 4 को मैं अगर 3 बार गुणा करूं कितना हो जाएगा, 64। यानी जब भी मैं 1/4 निकालूंगा यानी हर बार इसमें 4 का भाग जा सकता है, क्योंकि मुझे 1/4 हवा कम करनी है। तो मैं क्या करूंगा, हर बार क्या करूंगा, 1/4 इसका घटा दूंगा। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। माना कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, 64 लीटर है। माना कितनी है, 64 लीटर है। अब हम क्या करेंगे, A1 कैसे निकलेगा, यानी प्रथम पद तो कितना होगा, जो देर का वही रहेगा। A2 कैसे निकालेंगे, यानी 64 है, इसमें से कितनी हवा कम हो जाती है, 64 की 1/4 कम हो जाती है। यानी 4 के पहाड़े में 64 कितनी बार में आता है, 16 बार में। यानी 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 लीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर A3 निकालना है तो A2 कितना मिला हमें, 48। इसकी कितनी हवा कम हो जाएगी, 48 का 1/4 माइनस कर लो, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी 48 में से अगर मैं 12 माइनस करूं तो मुझे कितना बनेगा, 36 लीटर।
इसी प्रकार A4 भी निकाल सकते हैं, यानी 36 माइनस 36 का कितना कम हो जाएगा, 1/4। कितनी बार कटेगा, 9 बार, यानी 36 में से 9 माइनस किए तो हमें मिलेगा 25 लीटर मिलेगा। यानी हमारी श्रेणी क्या होगी, हम कह सकते हैं AP क्या होगी हमारी, 64, 48, 36 और 25 हो जाएगी। यानी प्रथम पद क्या होगा, A1, A2, A3 और A4 होगा। अब हम D का मान निकाल लेते हैं, यानी A2 माइनस A1। अगर मैं 48 में से 64 माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस का 16, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। जब भी एक संख्या प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो हमेशा घटाया जाता है, यानी माइनस किया जाता है। यानी 48 प्लस का है, 64 माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की है, इसका मतलब आंसर किसका आएगा, माइनस का। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास, 36 है, उसमें से अगर 48 को घटाएं कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 12। इसी प्रकार A4 माइनस A3, यानी अगर मैं 25 में से 36 को घटाऊं तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 36 में से 25 में से 36 को घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, सार्वंतर सभी क्या क्या है, असमान है, यानी बराबर नहीं है। यानी 9 नहीं होगा, कितना होगा, 11 होगा। यानी 36 में से 25 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 11 माइनस का। यानी हम कह सकते हैं कि सार्वंतर अलग अलग है, यानी यहाँ 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 सार्व अंतर असमान है, असमान है, अतः AP नहीं है, AP नहीं है। इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से इस वाले सवाल को हल कर लिया है। चलो एक बार वापस समझते हैं इसको। हमारे पास एक बेलन है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, हर बार हवा भरने पर वो उसका 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। यानी मैंने क्या किया, 1/4 निकल दिया, यानी 4 को 3 बार गुणा कर दिया, कितना आया मेरे पास, 64। यानी माना कि उसमें हवा कितनी है, 64 लीटर है, ठीक है। उसके बाद A1 पद तो कितना होगा, 64 लीटर। A2 यानी 64 में से जो हवा भरी उसका 1/4 माइनस हो जाएगा, यानी 64 का 1/4 हमें माइनस करना है। तो 64 में से 16 गए, कितने बचेंगे, 48। इसी प्रकार 48 का 1/4 निकालो, कितना आएगा, 12। यानी 48 में से 12 गया, कितना बचेगा, 36 लीटर। ऐसे ही A4 निकालेंगे, 36 में से उसका 1/4 निकालो, यानी कितना बचेगा, 9। यानी 36 में से 9 गए, कितना बचेगा, 25 लीटर। यानी A1, A2, A3, A4 हो जाएगा। डी का मान निकालना है, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लेंगे, यानी A2 माइनस A1, 48 माइनस 64 कितना होगा, माइनस का 16। इसी प्रकार आगे वाला पद देखते हैं, A3 माइनस A2, यानी 36 में से अगर हम 48 को घटाएं तो कितना मिलेगा, माइनस का 12। इसी प्रकार A4 माइनस A3, यानी जब 25 में से 36 को घटाएंगे कितना मिलेगा, माइनस का 11। यानी डी का मान हर बार असमान है, यानी ये AP नहीं है। आज का तीसरा सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये है। यानी पहले वाला सवाल किया था वैसा ही है, और इससे पता चल रहा है कि सेम ही संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये AP में है। चलो, अगर मैंने कुछ मीटर खोदा उसका मुझे कितने रुपए देना है, 150 रुपये देने हैं। उसके बाद जितना मैं एक्स्ट्रा खोदूंगा उसके मुझे क्या करना है, 50-50 रुपये अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। मान लो मैंने 10 मीटर खोदा, उसका मुझे फिक्स 150 रुपये देना है। मैंने अगर 1 किलोमीटर और खोदा, 1 मीटर और खोदा, कितने रुपए देने, 50। एक और खोदा, यानी फिर क्या करूंगा मैं, 50। यानी हर बार मुझे 50-50 रुपये हर मीटर पे अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। चलो इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, यानी A1 कितना आएगा हमारे पास, जो प्रथम पद है वो क्या रहेगा, 150 ही रहेगा। इसी प्रकार द्वितीय मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी,
यानी हमारे पास हो जाएगा A2 बराबर, अगर मैं 150 में 8 कितना जोड़ूं 50, यानी कितने हो जाएंगे 200 रुपये। इसी प्रकार तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, यानी A3 बराबर, अगर 200 में 50 जोड़े तो कितना हो जाएगा 250 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे मीटर खुदाई की लागत, यानी A4 का मान कितना हो जाएगा, अगर मैं 250 में 50 जोड़ूं तो कितने रुपए मिलेंगे मुझे 300 रुपये मिलेंगे। यानी AP क्या हो जाएगी, प्रथम पद तो 150 है, उसके बाद 200, फिर 250, फिर कितना हो जाएगा 300, यानी A1 A2 A3 और A4। यानी हम कह सकते हैं D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी अगर 200 में से 150 को घटाओगे कितना आएगा हमारे पास 50। इसी प्रकार A3 माइनस A2, यानी अगर 250 में से 200 को घटाओगे कितना आएगा 50 रुपया। चलो इसको सही लिख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 50 रुपये। इसी प्रकार अगला D A4 माइनस A3, यानी अगर हम 300 में से 250 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा 50 रुपये, यानी सार्व अंतर समान है, यानी सार्व अंतर समान है, अतः AP है। यानी हमें यही बताना था कि AP है या नहीं है। जब भी अगर सेम ही चीज किसी क्वेश्चन के अंदर जोड़ी जा रही, इसका मतलब वो क्या होगा AP में होगा। आज का अगला सवाल है, चौथा सवाल है, इसको करने का प्रयास करते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि, यानी हमें दे रखा है मूलधन। हम कह सकते हैं कि मूलधन कितना दिया है हमें, यानी P का मान कितना दिया हमें 10,000 रुपये दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर कितनी दी है हमें 8% दी है, तो चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। यानी देखो दो तरह का ब्याज होता है हमारे पास, साधारण ब्याज होता है एक तो, और दूसरा होता है चक्रवर्ती ब्याज। देखो साधारण ब्याज का मतलब है हर साल जो ब्याज लगेगा वो क्या रहेगा, एक समान ही रहेगा। यानी अगर एक साल का ब्याज 1,000 रुपये है तो अगले साल का भी कितना होगा 1,000 ही होगा। यानी मैंने अगर 2 साल के लिए पैसे उधार लिए हैं, अगर पहले साल का ब्याज 1,000 है तो दूसरे साल का भी कितना होगा 1,000, यानी 1,000 प्लस 1,000 मिलकर कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। लेकिन अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो प्रथम साल का तो 1,000 ही होगा, लेकिन जो अगले साल का मिश्र धन होगा वो पहले साल का मूलधन उसमें जुड़ जाएगा प्लस ब्याज। यानी हर बार क्या होगा, पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज एक समान होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा हर साल का बढ़ता जाता है। दूसरे साल में ब्याज प्लस मिश्रधन को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वो उसका मूलधन बनेगा। चलो इसको करने का प्रयास करते हैं। मूलधन 10,000 दिया है तो हमें क्या निकालना है, प्रथम राशि क्या होगी, यानी हम कैसे कह सकते हैं प्रथम राशि, यानी A1 का मान कितना होगा, हमें पता है A1 का मान होगा 10,000 रुपये जो हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकलेगा, मिश्रधन होगा A2। इसका मतलब हो गया अगर मैं मूलधन प्लस क्या कर दूं उसमें ब्याज जोड़ दूं, मूलधन कितना हमारे पास 10,000 है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता PRT अपॉन 100 हो जाएगा। यानी हमारे पास मूलधन तो है 10,000 प्लस P का मान कितना है 10,000, उसके बाद हमें दिया है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8, और किसका निकालना है एक साल का, किसका भाग दे देंगे 100 का, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 800, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 10,800, यानी A2 का मान कितना होगा 10,800। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा अगले साल के लिए क्या बनेगा मूलधन बनेगा, यानी ये जो मिश्र धन है अगले साल के लिए क्या होगा मूलधन। इसी प्रकार अगर A3 निकालना है तो वही है 10,800 है प्लस 10,800 है, इसका कितना निकालेंगे वापस 8%, एक साल के लिए निकालना है कितना कर देंगे 0, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 10,800 प्लस 108 को हमें किससे गुणा करना है 8 से गुणा करना है, यानी कितना हो जाएगा 864, यानी
10,800 प्लस 864, दोनों को मिलाओगे तो कितना बनेगा? ये 11,664 रुपये हो जाएगा। यानी हमारे पास A3 का मान कितना आया? 11,664 रुपये आया। इसी प्रकार हम और भी पद निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमारी AP क्या होगी? प्रथम पद तो हो गया हमारे पास 10,000, उसके बाद हमें मिला 10,800, अगला पद है 11,664। क्यों नहीं निकाला हमने अगला पद? क्योंकि हमें यहीं से पता चल रहा है कि अंतर बराबर नहीं है। यानी A1, A2 और A3। डी का मान क्या होगा? A2 माइनस A1। यानी 10,800 में से अगर मैं 10,000 माइनस करूँ, कितना मिलेगा मुझे? 800 रुपये। इसी प्रकार A3 माइनस A2, यानी 11,664 में से अगर मैं 10,800 माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 864। यानी जो सार्व अंतर है वो पहले में 800, दूसरे में कितना है? 864। यानी सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः AP नहीं है। यानी दिया हुआ जो श्रेणी है वो क्या है? AP नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।